ओम श्री गणेशाय नमः। नागलोक में आपका स्वागत है। नागों की देवी मनसा देवी को हमारा प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, मित्रा नारायणी विष्णु प्रदा के 12th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने ये जाना कि देवी श्रेयांकनित्रा और राजा त्रिवेंगबाहु दोनों का युद्ध राक्षसों से हुआ। त्रिवेंगबाहु राजा का युद्ध तृष्णासुर के साथ हुआ और देवी श्रेयांकनित्रा का ब्रह्मासुर से। ब्रह्मासुर के भ्रम जाल को तोड़कर देवी श्रेयांकनित्रा ने भ्रम का ऐसा जाल फैलाया कि 1000 वर्षों तक ब्रह्मासुर उस अंधकार में भटकता रहा और अंत समय में दोनों राजा रानी और दोनों ही असुरों का एक साथ वध किया। अब इंद्रदेव ब्रह्मदेव से अपनी जिज्ञासा पूछते हैं, हे ब्रह्मदेव, क्या नागलोक में नाग जोड़ों में समान गुण होते हैं? इंद्रदेव ने अपनी जिज्ञासा बताई। हाँ इंद्रदेव, जिस प्रकार आपने राजा त्रिवेंगबाहु और रानी श्रेयांकनित्रा दोनों की शक्तियाँ और फनों की संख्या भी समान थी, ऐसा इसलिए है इंद्रदेव। नागलोक में जोड़ी तभी बन सकती है जब वे समान फन वाले हों तथा विवाह पश्चात तप करके वे अपनी समान शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। ब्रह्मदेव ने ये बात बताकर इंद्रदेव की जिज्ञासा को शांत करना चाहा, किंतु हे ब्रह्मदेव, ये नागरक्षक कौन होते हैं? इस विषय पर भी मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इंद्रदेव ने दूसरा प्रश्न पूछा, और इनका भोजन क्या है? इंद्रदेव की जिज्ञासा शांत ही नहीं हो पा रही थी। रुकिए इंद्रदेव, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, धैर्य रखिए। अब की बार देवगुरु ने इंद्रदेव को शांत करने और धैर्य रखने को कहा। जिज्ञासा होना स्वाभाविक है देवगुरु, नागलोक है ही इतना अलौकिक, ब्रह्मदेव ने देवगुरु को बताया। हे ब्रह्मदेव, ये तृष्णासुर कौन था और ब्रह्मासुर रानी श्रेयांकनित्रा को क्यों बंदी बनाना चाहता था? अब की बार पवन देव ने भी प्रश्न पूछ डाला। हाँ, मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। इसके लिए आपको नागलोक की दिनचर्या को समझना होगा और वहाँ के नियमों को जानना पड़ेगा। नागलोक तपलोक है। यहाँ के प्राणियों का तप करना अति आवश्यक है। यहाँ का जीवन तप पर निर्भर है। जब मैंने नागलोक का निर्माण किया तो नागों के जन्म के साथ उनको ऊर्जा देने वाली वस्तु के बारे में सोचा। नागों का यदि आकार इतना बड़ा होगा तो इनके लिए ऊर्जा किस वस्तु या जीव से प्राप्त होगी? तब मैं इस समस्या में पड़ गया कि ये तो नाग अत्यंत प्रलयकारी हो सकते हैं। यदि इनकी ऊर्जा का समाधान जल्दी नहीं निकाला गया, तब मैं शिवजी के पास गया। वहाँ महादेव ने मेरी समस्या को ध्यान से सुना और कहा, हे ब्रह्मदेव, आपके द्वारा रचित ये अद्भुत रचना मुझे और विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी। ये एक फन से पैदा होंगे, जैसे जैसे तप करते जाएंगे अनंत फन को प्राप्त कर सकेंगे। इनका इतना विशाल आकार इन्हें इनके लोक में छोटा रखेगा। इनको ऊर्जा एक मणि से प्राप्त होगी, यही मणि इनकी शक्तियों का भी स्रोत होगा। तब भोलेनाथ ने अपने हाथ में एक मणि प्रकट की और मुझे देते हुए बोले, ये मणि नागलोक में स्थापित होगी। जब भी नागलोक में किसी भी प्राणी का जन्म होगा, इसमें से एक मणि निकलकर उसके मस्तक पर विराजमान होगी और यह मणि उसे ऊर्जा प्रदान करेगी। नागलोक के प्राणियों को तप करना अति आवश्यक होगा, जिससे उनकी मणि को ऊर्जा प्राप्त होगी। केंद्रीय मणि सारे नागलोक को ऊर्जा प्रदान करेगी। अर्थात शिव जी ने एक मणि दी। उस मणि को, वो मुख्य मणि है जो नागलोक में स्थापित है। जब भी नागलोक में किसी प्राणी का जन्म होता है, उसमें से एक मणि निकलकर उस बच्चे के मस्तक पर विराजमान होती है और वही मणि उसे ऊर्जा प्रदान करती है और इसकी रक्षा का दायित्व नागलोक का होगा। नागलोक में जब प्राणी 100 फनों की संख्या को पार कर पाएंगे,
तो वे अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग कर इस केंद्रीय मणि में विलीन हो सकते हैं। इसमें एक और प्रावधान डाला गया कि यदि नागलोक में कोई भी प्राणी 100 फनों को प्राप्त कर सकता है तो वो अपने शरीर को त्याग कर इस मणि में विलीन हो सकता है। उसके ऐसा करने से ये केंद्रीय मणि और ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएगी, क्योंकि उसने तप के द्वारा शक्तियाँ प्राप्त की थी और अपनी मणि को और प्रकाशित किया था। जब वो अपने शरीर को त्याग कर उस मणि में विलीन होगा तो वो मणि और ज़्यादा उसकी शक्तियों से प्रकाशित होगी। किंतु यदि इस मणि को कोई भी प्राप्त कर लेता है तो उसे नागलोक की सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। ये भी एक विकल्प था, क्योंकि मणि इतनी शक्तिशाली थी और उसी से ही सारी मणियाँ संचालित थी, तो वो मणि ऑब्वियसली बहुत शक्तिशाली होगी। अगर उस मणि को कोई पालेगा तो जाहिर सी बात है नागलोक की सारी शक्तियाँ उसके अधीन हो जाएंगी और नागलोक का ह्रास हो जाएगा, क्योंकि मणि से ही ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर वो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी नागलोक के वासियों को तो नागलोक का ह्रास होना तो निश्चित ही है। उसके बाद मैंने भोलेनाथ को प्रणाम किया और मणि को लेकर नागलोक गया। वहाँ अति गुप्त स्थान में मैंने इस मणि को रख दिया। इसलिए इन्हें ऊर्जा मणि से प्राप्त होती है, इसलिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती। यानी इंद्रदेव का जो प्रश्न था, पवन देव का जो प्रश्न था, इन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो भोजन उन्हें ऊर्जा के रूप में मिलता है और वो ऊर्जा मणि से प्राप्त होता है और मणि को जागृत करने के लिए इन्हें तप करना होता है। नागलोक के प्राणी तप में लीन रहते हैं। नागलोक में प्राणियों का बचपन एक स्वांग से शुरू होता है। मैंने आपको स्वांग बताया था। नागलोक में स्वांग 1 मिनट को कहते हैं और शतांग 1 वर्ष को कहते हैं, और 500 शतांग तक युवावस्था में प्रवेश होते हैं। एक स्वांग से शुरू होता है और 500 शतांग तक युवावस्था में प्रवेश करते हैं। यानी 500 साल के जब हो जाते हैं तब वे यंग कहलाते हैं, यानी युवावस्था में, जिसमें ये खेलते कूदते, शक्तियों को परखते तथा फनों की संख्या बढ़ाने और तप करने में व्यतीत करते हैं। यहाँ 14 शतांक दिन यानी कि 14 साल का दिन और 14 शतांक की रात होती है। 14 साल के दिन और 14 साल की रात। यहाँ पृथ्वी लोक के जितने आकार का सूरज नहीं होता है। यहाँ का सूरज 11 सूरज के बराबर का होता है। ऑब्वियसली सी बात है, जब इतना बड़ा लोक है जहाँ नाग अनंत आकार के होते हैं तो वहाँ छोटे से सूरज से काम नहीं चलेगा। तो वहाँ का सूरज जो होता है वो 11 सूरज के बराबर का होता है। युवावस्था में प्रवेश करने के बाद ये अपने जोड़े को ढूंढते हैं, जिसके लिए ये नाग परिहार वन में विचरण करते हैं। एक वन है नागलोक में जिसे नाग परिहार वन कहा जाता है। वहाँ ये अपना जोड़ा बनाने के लिए जाते हैं, वहाँ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। ये नाग परिहार वन अति मनमोहक वृक्षों में लिपटी रंग बिरंगी लताएं, पुष्प जो इतने प्रकार के जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उनकी महक आपको अपने में गुम कर दे। नदियाँ, तालाब, झीलें, पहाड़, सब कुछ इतना मनमोहक मानो स्वर्ग के किसी उपवन में हो। नागपुरुष और नागकन्या अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं और उनके फन और शक्तियाँ समान होती है, उनका विवाह होता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में इससे आगे जानेंगे कि नागलोक में और क्या नियम हैं और कैसे वहाँ का जीवन है। चलिए, तब तक के लिए श्री राधे, श्री राधे।